हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लेंस। मेरा नाम आदित्य है एंड आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग कौन कौन से हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आती है। फिर उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी, वो कैसे एक मेजर पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन इंडिया। फिर उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए अंडर द ब्रिटिश रूल, जिन्होंने हमारे प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और उसको शेप करने में मदद किया है। फाइनली हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कैसे उसको फ्रेम किया, कैसे ड्राफ्ट किया। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हमारा फर्स्ट फेज, यानी कि द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसे समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो जान लेना होगा, जो कि है कि व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, और कह सकते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। तो इसे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया वॉज फेमस फॉर वेरियस थिंग्स इन यूरोप। इंडिया जो था वो अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस था, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस, इंडियन रिच टेक्सटाइल, इंडियन फाइन कॉटन, इंडियन फाइन सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स। उनके लिए इंडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में फेमस था। लेकिन ये सारे जो इंडियन गुड्स थे, वो इंडियन मर्चेंट्स जो थे वो डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे थे यूरोपियन मार्केट में। रैदर यूरोपियन एंड इंडियन मर्चेंट्स के बीच में एक मिडल मैन जो थे वो काम कर रहे थे, जो कि कौन थे? अरेबियन मर्चेंट्स। ये अरेबियन मर्चेंट्स क्या करते थे कि ट्रेडिशनल सी रूट्स एंड लैंड रूट्स का इस्तेमाल करते थे टू रीच इंडिया, एंड यहाँ से ये क्या करते थे कि इंडियन गुड्स को परचेज करते थे एंड उसको रीसेल कर देते थे यूरोपियन मार्केट्स में एट हायर रेट्स, जिसके वजह से यूरोपियन जो लोग होते थे उनको इंडियन गुड्स को काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट्स पे, यानी काफ़ी ज़्यादा हायर रेट्स पे उन्हें परचेस करना पड़ता था। जिसके वजह से जो यूरोपियन मर्चेंट्स हैं वो चाहते थे कि वो इंडियन मर्चेंट से डायरेक्टली डील करें, ताकि उनको ज़्यादा प्राइस जो है वो पे ना करना पड़े। लेकिन ये जो अरेबियन मर्चेंट्स थे, ये जो ट्रेडिशनल रूट्स, सी रूट्स एंड लैंड रूट्स थे, उनके ऊपर इनका मोनोपोली था और ये इसको जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते थे विद द यूरोपियन मर्चेंट्स। इसी वजह से यूरोपियन मर्चेंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि वो एक सेपरेट जो रूट है, एक सेपरेट सी रूट जो है वो एक डिस्कवर करे, जिससे कि वो इंडिया डायरेक्टली पहुंच पाए और इंडियन मर्चेंट से डायरेक्टली डील कर पाए। इसी वजह से क्या होता है, एक नया रूट जो है वो डिस्कवर किया जाता है थ्रू द केप ऑफ गुड होप, यानी कि यूरोप से डायरेक्टली जब यूरोपियन मर्चेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, इंडिया पहुंच सकते हैं थ्रू द केप ऑफ गुड होप, जैसा कि इस इमेज में हमने देखा। उसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे हमारे यूरोपियन मर्चेंट्स जो हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंचती हैं, एंड द फर्स्ट पर्सन टू रीच इंडिया बाय एक्सप्लॉइटिंग दिस रूट वाज वास्को डी गामा, जो कि इंडिया पहुंचते हैं, जो कि एक पोर्तुगीज ट्रैवलर होते हैं। इनके बाद क्या होता है, बहुत सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया पहुंचते हैं, जैसे फ्रेंच, डच एंड इवन जो ब्रिटिश हैं वो भी पहुंचते हैं, एंड सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी रूट का इस्तेमाल कर करके इंडिया पहुंचती है। अब हम समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब और कैसे इंडिया आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लाइक एनी अदर कंपनी होती है इन इंग्लैंड, कि मतलब बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, उनमें से वन ऑफ द कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल नेम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो है ओरिजिनल नेम है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खास बात ये होती है कि ये 1600 में कब 31 दिसंबर 1600 को ये क्या करती है, क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर सिक्योर कर लेती है, एंड इस चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट दे दिया जाता है कि वो क्या कर सकती है, एक्सक्लूसिवली डील कर सकती है, एक्सक्लूसिवली ट्रेड कर सकती है विद ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज क्या है, तो ईस्ट इंडीज एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे मेन लैंड एंड आइलैंड कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड है ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इसी में हमारा इंडिया एंड वेरियस अदर आइलैंड कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, एंड वेरियस अदर कंट्रीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आ जाता है, एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है थ्रू द चार्टर ऑफ 1600, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट देता था कि सिर्फ वही क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है विद ईस्ट इंडीज कंट्रीज, एंड कोई और कंपनी जो है वो इंग्लैंड की वो ट्रेड नहीं कर सकती है विद दीज कंट्रीज। देन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इस चार्टर को इस्तेमाल करते हुए ये इंडिया पहुंचती है एंड ये अपना पहला सेटलमेंट जो है वो सूरत में स्टैब्लिश कर लेती है इन 1608। इस सेटलमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए एक परमिशन रिक्वायर्ड था, एंड ये परमिशन जो है किसने ग्रांट करा था, तो जहांगीर ने ग्रांट करा था बाय इशूइंग अ रॉयल फरमान। जहांगीर रॉयल फरमान इशू करके क्या करता है कि कंपनी को परमिशन देता है कि वो अपने फैक्ट्री, अपने सेटलमेंट्स को लगा सकती है। सिमिलरली फिर क्या होता है, कंपनी जो है वो सब्सिक्वेंटली अपने आप को जो है वो और ग्रो करने लगती है, एंड सब्सिक्वेंटली बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता जो है वो नए चीफ प्रेसिडेंसी टाउन्स के रूप में जो है वो इमर्ज होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो चार्टर ऑफ 1600 था उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी थे। ये चार्टर ऑफ 1600 जो है वो क्या करता था कि कंपनी को कुछ राइट्स ग्रांट करता था, जैसे कि कंपनी के पास राइट था कि वो रूल्स बना सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट द अफेयर्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द सेटलमेंट्स, यानी कि जो भी पर्सन इन सेटलमेंट में, इन फैक्ट्रीज में जो वर्क कर रहे हैं उनके अफेयर्स को, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती है, रूल बना सकती है। लेकिन वो मेजर चेंजेस जो है वो इंग्लिश लॉ में नहीं कर सकती थी। लेकिन 1726 का चार्टर क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और राइट देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ रूल्स नहीं बना सकती है, वो क्या कर सकती है, पनिशमेंट भी इन्फ्लिक्ट कर सकती है अगर कोई भी पर्सन अगर क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए हुए रूल्स को अगर वो क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ पनिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, मेयर कोर्ट्स को स्टैब्लिश करती है इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता बाय द 1726 चार्टर। एंड ये जो मेयर कोर्ट्स होते हैं इनमें लोकल इंडियन लॉज जो है वो अप्लाई नहीं हो रहे थे, इनमें इंग्लिश लॉ ही अप्लाई किया जा रहा था। हालांकि हमारे ये मेयर कोर्ट्स हमारे इंडिया में ही स्टैब्लिश हुए थे, जो कि बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में थे। इसके बावजूद भी लोकल लॉज अप्लाई नहीं हो रहे थे। क्या अप्लाई हो रहे थे, इंग्लिश लॉ ही अप्लाई हो रहे थे। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए, ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए जिसकी वजह से एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ मेजर पॉलिटिकल पावर। तो आइए देख लेते हैं। तो बाय द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 मुगल एम्पायर जो है वो क्या होती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से हमें एक अच्छा खासा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कंपनी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती है टू ग्रो इटसेल्फ, एंड कंपनी जो है वो क्या करने लगती है, मनमानी करने लगती है, एंड वो क्या करती है, इंडियन पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से जो इंडियन रूलर्स हैं उनको ये बात जो है वो पसंद नहीं आती है, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है। एंड सिमिलरली जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं सिराजुद्दौला, उनको भी ये बात जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, एंड दैट्स वाई सिराजुद्दौला एंड कंपनी के बीच में एक बैटल होता है, दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ प्लासी, विच वॉज फॉट in 1757 between Sirajuddaulah, that is the Nawab of Bengal, and the company। उसमें क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला होते हैं वो डिफीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं मीर जाफर, वो उनको धोखा दे देते हैं एंड वो कंपनी के साथ जाकर के मिल जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, एंड उनके बाद जो है मीर जाफर को नया नवाब ऑफ बंगाल जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है बाय द कंपनी। मीर जाफर क्या करते हैं, कुछ टाइम तक नवाब ऑफ बंगाल की तरह सर्व करते हैं, एंड उनके बाद क्या होता है, मीर कासिम को अपॉइंट कर दिया जाता है एज नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम भी सिराजुद्दौला की तरह ही थे, उनको भी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी कंपनी की वो उनको भी पसंद नहीं आ रही थी, रास नहीं आ रही थी, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक अलायंस फॉर्म करते हैं विथ अदर इंडियन रूलर्स, जिसमें कि शाह आलम II होते हैं एंड अदर इंडियन रूलर्स भी होते हैं। उनके साथ मिलकर के एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट द कंपनी, और एक बैटल लड़ लेते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया था। इस बैटल में भी क्या होती है, कंपनी की जीत हो जाती है, एंड जो शाह आलम II होते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है एक्सेप्ट टू नेगोशिएट विद द कंपनी। जो नेगोशिएशन होता है कंपनी और जो शाह आलम II हैं उनके बीच में जो नेगोशिएशन होता है 1765 में, उसी नेगोशिएशन को हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं।
इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का जो रिजल्ट होता है वो होता है हमारा दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स क्या है कि जो शाह आलम टू होते हैं वो क्या करते हैं, दीवानी राइट दे देते हैं टू द कंपनी ऑफ टेरिटरीज लाइक बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब इस दीवानी राइट में होता क्या था, तो जो कंपनी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो क्या कर सकती है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में क्या कर सकती है, वो लैंड रेवेन्यूज को वो कलेक्ट कर सकती है एंड वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चला सकती है अपने मन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे वो चेंजेस थे जिसके वजह से कंपनी जो है वो एक कमर्शियल एंटिटी ना रह करके एक मेजर पॉलिटिकल एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे जो कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डिटेल में पढ़ेंगे।